leaving Pakistan? Because you were doing really good in Pakistan. मैं हमदुनात पढ़ रहा था और मैं नोहे पढ़ रहा था, मैं सलाम पढ़ रहा था, मनकबत पढ़ रहा था। अब ये सब चल रहा है तो पीछे पड़ गए लोग, हल्का फुल्का नहीं पीछे पड़े, वो ठीक ठाक पीछे पड़ गए ना। कोई भत्ते भी मांग रहे हैं, धूल वूल उड़ रही है और हम भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ, बेगम के साथ भी हुआ। While the kids were in the car, वो बहुत अनसेफ हो गया। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, कभी कोई गरीब बंदा पॉप स्टार बने, मैं बना, मैं बहुत नीचे से, बहुत ही नीचे से जो है मैंने सफर शुरू किया है, विद नो आइडिया, विद नो मनी। मैंने जो बिल्कुल अर्ली टाइम है ना, 89, 90, बिल्कुल एक पप्पू बच्चे की तरह गुजारा है। आना है, तमीज से सो जाना है, अम्मी याद आ रही मतलब किसी में मौसीकी का कीड़ा नजर आता है क्या यार ये सुर में? नहीं, मौसीकी से बिल्कुल दूर नहीं है। सुनने की हद में तो तीनों ही बहुत। बिली आइलिश तो मैं कहता हूँ यही तुम्हारी अम्मी है भाई। तो मतलब इतना सुन लिया कि एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता मुझे स्काई डाइविंग करनी है। हूँ, एक और आगे बताया था आपको। उसका फेयर भी होता है, लेकिन वो फेयर से एक दफा आपको बाहर निकलना होता है। आई थिंक वो एज के हिसाब से आता है कि यार उछाल ही मार। मर गया तो क्या होगा, वैसे भी तो मरने ही वाले। Assalamualaikum, this is Ahmed Ali Button. Welcome to another episode of You Are Listening to Me Talking to Some Really Powerful People. Well, excuse me का एक मकसद होता है कि you get to talk to people that inspired you along the way. आज की हमारी जो पर्सनैलिटी है, इन्होंने मुझे नहीं बल्कि पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया था। अब जेन जी जो है वो इनसे थोड़ी सी दूर है, मगर ही इज़ बिन रेलेवेंट थ्रू आउट माई यूथ and lately he's been trying to be more present in Pakistan, क्योंकि पाकिस्तान छोड़ के चले गए थे। पॉप इंडस्ट्री के अगर कुछ शहजादे एक टाइम पे थे तो वो यही थे, ट्रू। और इनको देख के वो जो पहला चीज़ी सा सवाल मैंने रखा हुआ है जिसके बाद आप लोगों को क्रिंज होगा, but I'm gonna ask it anyway because I waited for that question for a long time. Please welcome the one and only chocolate king of pop. इनको chocolate king of pop हम लोग कहते थे। सर अली हैदर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पहला सवाल, सर आपने पुरानी जीन्स पहनी हुई? यार बहुत चीज़ी था ये, बहुत चीज़ी था बगैर बने। आई मैं भी यही कहने वाला। I couldn't resist कि ओ यार आप आए और मैं तो क्या करूं, मेरी पहचान यही बन गई है अमन। ये होता है जिसने देखें वो हवा हवा, ठीक है हसन जहांगीर साहब, वो कुछ लोगों के साथ आतिफ जो भी है एक आदत है, वो लग गया, थप्पा लग जाता है, वो एक आर्टिस्ट को डिफाइन कर देता है। बट यू मस्ट बी सिक एंड टायर्ड ऑफ इट नाउ। मजे की बात ये कि नहीं, मैं जितना जितना ये, मैं अजीब बात बता रहा हूँ ये, कि जितना इस टाइम शुरू में मैं अक्सर ये गाना स्टेज पे नहीं भी गाया करता था। कभी लोग पब्लिक चील रही होती थी, लेकिन हमारे तो दम वाले जो गाने थे ना, जालिम नजरों से और आड़ा पजामा और ये चांद सा मुकरा, हम उस तरफ ले जाते थे। मैं अवॉइड करता था कि ये जरा स्लोअर साइड पे, इट्स लाइक मोर लाइक इमोशनल, पब्लिक नाचना चाह रही है, जहन में यार है। टाइम के साथ मुझे अब ऐसा लगता है कि अगर मैं नहीं गाऊं तो मुझे खुद नहीं मजा आता, कंप्लीट नहीं होता, और लोगों की भी उसके साथ थोड़ी सी मोहब्बत जरा ज्यादा लगी हुई है। I think that became the song itself became an anthem for every youth, because हर बंदे का दिल टूटा हुआ था, हर बंदे ने कॉलेज में वो हरकतें की हुई थी, वो एक एंथम बन चुका था। So it was relatable to so many people, but I'm sure वही बात है कि रिक एशली बेचारा हमेशा never gonna give you up, तो आपके साथ भी वो एक तरह कह लें कि blessing and curse at the same time was that song. हाँ, लेकिन अगर आप वैसे देखो, जो लोग म्यूजिक लवर हैं या सुनते हैं या फॉलो करते हैं चीज़ों को, उनको मालूम है कि मुझे बेस्ट सेलिंग अवार्ड तो मुझे करार पे भी मिला हुआ है। हाँ ठीक है, ठीक है, ये तो EMI ने मुझे बेस्ट सेलिंग अवार्ड दिया था, और फिर ये यहाँ नहीं, ये इंडिया में भी इतना ही बड़ा पॉपुलर हिट हुआ था। अदर देन दैट, जालिम नजरों से या तेरा नाम लिया तो, या चांदनी रातें, एक सीरियल का गाना किया जी, ऑल ऑफ देम, ऐसा नहीं है कि वो लोग वो गानों को नहीं जानते हैं, वो उन गानों को भी जानते हैं। बट अब आप इसको ब्लेसिंग ही कह लें कि कोई ऐसी चीज़ हो गई है कि जो कि मुझे भी अक्सर लगता है कि यार अब 30 साल हो गए इन सॉन्ग्स को आए हुए, मोर देन दैट, सम ऑफ देम 30 ईयर्स से ज़्यादा हो गए। You still have the rights या EMI के पास है? कुछ मेरे पास हैं, कुछ उनके पास हैं। मैं लड़ाई वाला बंदा हूँ नहीं, तो मैं EMI मैं खुश हो जाता हूँ, मैं खुश होने की कोशिश करता हूँ। खैर छोड़े सर, EMI की कहाँ बात करनी है हम लोग ने। Of course.
ऑफ कोर्स नॉट। जहाँ हम बात करते हैं, आपने कहा OST की बात की, तो OST के ऊपर मैं ज़रा बात करें बिकॉज यू आर द वन हु स्टार्टेड द OST ट्रेंड। उससे पहले ड्रामों का बनता नहीं था कि जी कि थीम आ रही है और गाना आ रहा है, नॉट दैट। आई थिंक चांदनी रातें जब आया था, पहली दफ़ा पूरे पाकिस्तान को रियलाइज हुआ कि अच्छा OST कितना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमसफ़र और जैसे सीरियल्स आए तो वो हम लोग को एकदम रियलाइज़ होना शुरू हुआ कि यार गाना पॉपुलर होता है तो लोग एकदम ट्यून इन करना शुरू करते हैं कि ये ड्रामा कौन सा है। हमसफ़र का गाना पहले हिट हुआ था, हमसफ़र बाद में हिट हुआ था। उसी तरह चांदनी रातें जब आया था तो चांदनी रातें डिफाइंड दैट OST genre. The story now it goes क्योंकि JJ was also involved in this and a lot of people were involved. So सुहेल जावेद, Suhail was involved in everything. But you were a pop boy at that time. तो वो OST और उस टाइम पे वो भी होता है यार मैं OST क्यों गाऊं and all that. So what convinced you to do the song? आप बिल्कुल सही कह रहे हो अहमद। मैं क्योंकि अपने शोज और उस टाइप के सॉन्ग्स उसमें इतना उस वक्त घुसा हुआ था कि मुझे एक्चुअली जर्जीस ही ये कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। इनफैक्ट मेलोडी का फ्लेवर भी उन्होंने मुझे कहा था, समथिंग उनके जहन में चल रहा था जो कि उन्होंने मुझे बोला। तो मैंने वो प्रोजेक्ट मैंने किया है फराज अनवर एंड शाही। Shahi produced it. या शाही प्रोड्यूस्ड है। Okay. तो वो मेलोडी समहाउ जो भी मुझे जर्जीस ने जो आइडिया बताया था मैंने उनको बताया, दे लव्ड इट। फराज ने उसको बहुत खूबसूरत उसको He did most of your guitar works at that time. मैं बिल्कुल भी ज़्यादा बहुत इंटरेस्टेड नहीं था, समझ रहे हैं आप, जैसे मैं और चीज़ों में लगाऊं फिर वो होता था ना दिस इज beneath me. नहीं ये मैं क्या क्यों करूं? उस टाइम भी इतने मज़े की बात है अहमद कि उसके आसपास मैंने एक एल्बम किया था जो वक्त से पहले रिलीज हो गया था। वन ऑफ माय बिगेस्ट, आप उसको फ्लॉप्स कह सकते हैं। एक सर्टन क्लास में हिट हुआ था वो, लेकिन अवाम को वो समझ नहीं आया था, विच वाज अ ट्रांस, जादू कोई या फिर ये प्यार है। मुझे याद है। ठीक है, That was your हाँ ये वाला था ना। तो मैंने इतना उसके ऊपर पैसा लगाया, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए, स्टाइलिंग और ये होगा वो होगा सब कर लिया। वो एल्बम एक तरफ, और ये जिससे मैं भाग रहा था चांदनी रातें, ये लोग मुझे ढूंढ ढूंढ के निकालते थे कि यार इसको फिनिश करना है इस प्रोजेक्ट में। मैं भी कहता हाँ यार करना है करना है। उस दरमियान और बहुत सारी चीज़ें भी हो रही थी ज़िंदगी में, वो सब कुछ चल रहा था। मैं लाहौर में यहाँ जिमखाना में परफॉर्म करने के लिए आया हूँ। जितनी देर में मैं गा रहा हूँ, दिस वन सॉन्ग मेरे जहन में भी नहीं, पब्लिक चिल्ला रही है चांदनी रातें चांदनी रातें चांदनी रातें, जो आवाम आई हुई है। मैं यानी उस गाने को स्टेज के लिए रिहर्स भी करके नहीं आया था। ओह अच्छा। यानी मुझे पता था, मैं वहां मुझे अंदाजा हुआ, अरे उस एल्बम के ऊपर इतनी जान लुटा रहा हूँ, उसके लिए एक गाने की भी आवाज नहीं है, और चांदनी रातें जिसको मैं भाग रहा हूँ वो पब्लिक चिल्ला रही है। तो सर देसी हैं anyway, हम लोग तो सारे देसी हैं ना। वो देखिए मैं नहीं, उसमें ड्रामे का भी बहुत किरदार था ना, इमोशनल कैरेक्टर्स। हाँ प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट देखिए आई हर्ड द जादू एल्बम, ठीक है। आई नो वो एक आपका फेज एक था उस टाइम पे। मिकाल कराची का। हसन के साथ मैंने किया है वो प्रोड्यूस, आपको पता है। जादू ना 2 महीने मैं फराज और मिकाल हसन के स्टूडियो में। बट वही बात है वो ट्रांस एल्बम थी। यू वर गोइंग थ्रू अ फेज एट दैट टाइम। जी बिल्कुल बिल्कुल। और कराची का एक बड़ा एक हैवी एक इन्फ्लुएंस नजर आ रहा था उसमें, बट I think your voice was always very melodic and very soulful. That's why मतलब you were the एक आप थे और एक फाखिर थे जिनके ऊपर रोमांटिक सॉन्ग्स जस्ट अच्छे लगते थे। ठक वाह क्या बात है जी। तो I think चांदनी रातें was like the best of both worlds. Your voice combined with that drama and everything, and that became one of the biggest OSTs of all times. वहीं से फिर ये रिवाज शुरू हो गया कि नहीं जी उनके गाने देते भी होना ही पैसा लगा। फिर तो हर सीरियल जो आनी है उसके अंदर कोई एक, और हिट भी होते थे अक्सर। सीरियल के गाने जो है वो बहुत आना शुरू हो गया। हाँ ये है अर्ली 2000, ये वहां से ट्रेंड शुरू हुआ। और अब तो मुझे लगता है कि इसके बगैर हाँ नहीं अब तो ड्रामा नहीं होता अब तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता। पूरी एक
एक इसके पीछे अब एक मार्केटिंग टीम चलती है कि जी गाना किससे करवाना है और क्या करवाना है, और सारे गाने आधे तो राहत भाई के साथ होते हैं कि वो वही रोना धोना और वो सारा कुछ इंटेंस आवाज़ और ये सारा कुछ। ये नहीं मैं कह रहा कि राहत भाई की आवाज़ कमाल है, मगर वो नहीं होता कि रोना धोना और वही वो सारा कुछ होता है। लेट्स टॉक अबाउट you stumbling into music. You were born in Karachi, जी and mashallah, a big family and all that. तो मौसीकी घराने में थी, कोई थे मौसीकी से affiliation, या you were the first one to dabble into this? तो मेरी फैमिली में नहीं सिंगर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, लेकिन जो मेरे फूफीज़ाद भाई बहनों में या खालाओं में या बहनों में कहीं हम्म, जो घर की कोई महफिल है या कुछ है या कोई मेहंदी है किसी की शादी है ये, तो वो मोस्ट ऑफ देम वर सुर में थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा था, मेरा ही बहुत मुश्किल था, तो अगर किसी खवातीन में था भी हम्म, तो अप्रिशिएट नहीं किया जाता था। अच्छा, कंजर्वेटिव माहौल था। था माहौल ऐसा था, तो इसलिए मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल ही था इनिशियल डेज में ये सारा कुछ करना। तो फैमिली में नहीं, दूर दूर तक। अब मेरा कोई एक कज़न है जो दुबई में होते हैं, हम्म, वो शौकिया गाते हैं और वो अच्छी आवाज़ है उनकी, तो अच्छा। आपको किसी ने गाइड नहीं किया थ्रू योर अर्ली एज कि भाई अच्छा मौसीकी की तरफ अगर आना चाह रहे हो तो कोई रियाजत वगैरह कोई इस तरह वाली चीज़? नहीं, मैं जो है ना बचपन से ही अपने ज़हन में कोई एक स्टार चल रहा था, हाँ, क्या? और मैं सुनता था उस वक्त का पॉप। आलमगीर साहब को सुन रहा हूँ, शेखी को सुन रहा हूँ, फिर लेटर ऑन गाज़िया ज़ोहेब के एल्बम्स आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा मेरा जो है वो अंग्रेज़ी गानों का बहुत मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं है। यस, मेगा हिट्स, बिग हिट्स, वो सब आपको, लेकिन मैंने गज़लें भी बहुत सुनी है, हम्म, मैंने पीटीवी बहुत देखा, हम्म, उसके जो गाने हैं उसमें जो भी कुछ आ रहा है, तो वहाँ से मुझे उस्ताद का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस्ताद कहाँ से? इंस्ट्रूमेंट, छुप छुप के। हाँ, इंस्ट्रूमेंट अगर मैं शायद कोई इंस्ट्रूमेंट ही सीख लेता। अब थोड़ा बहुत गिटार बजा लेता हूँ ऐसे ही अपने जैमिंग के लिए, लेकिन ख़ानदान में अगर कोई होता तो शायद थोड़ी सी आसानी हो जाती, लेकिन कोई नहीं था, तो इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल। वो डिस्कवर कब किया कि मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सकता हूँ? जो मेहंदियों में ही गा रहा था, बहनों बहनों के बीच में बैठ के, भाई फुल हीरो चल रहा था मैं। ओहो, और कोई मेहंदी मेरे बगैर इनकम्प्लीट है, होनी है भैया, डिमांड में भाई। फुल डिमांड में चल रहे हैं। और तो शुरू तो वहीं से हो गया था, बट अगर आप ऐसे पूछते हैं तो इधर उधर जहाँ पे भी गा रहा था उसमें एक जगह पे मुझे मौका मिल गया, जो मैं समझता हूँ मेरा मेरा लाइफ का, उस वक्त शायद मैंने रियलाइज नहीं किया, लेकिन नाउ लुकिंग बैक आई थिंक दैट वाज द शो जिसने मेरी जिंदगी को एकदम किसी ट्रैक पे ले आई। और शौकिया इधर उधर गा रहे थे, तो किसी ने मुझे बहरोज सब्जवारी साहब तक पहुंचा दिया। क्या बात, उनका कबाचा शो, तन्हाइयाँ, तन्हाइयाँ का, अच्छा शो तो उन्होंने अपना एक, क्योंकि मतलब ह्यूज कैरेक्टर हम कबाचा, तो कबाचा नाइट थी, कोई कबाचा शो या समथिंग, एंड ऑल ऑफ देम लाइक द स्टार्स फ्रॉम द सीरियल, या प्लस ईएमआई के सारे उस दौर के मंसूर बुखारी साहब और अरशद महमूद और आसिफ इकबाल साहब, ऑल द बिग नेम्स ऑफ म्यूजिक इंडस्ट्री जिन्होंने मैडम को रिकॉर्ड किया, मेहदी हसन खान साहब को रिकॉर्ड किया, कव्वालियाँ रिकॉर्ड की। मुझे पता भी नहीं, मुझे मौका मिल गया कि यार ये गाना है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने बहुत अच्छा गाता था मैं, ज़रा चेहरा तो दिखाओ, ओह, बहुत बहुत मैं बिल्कुल डूब के गाता था, ज़रा चेहरा तो दिखाओ, और कुर्ता और पजामा भी वही वाला पहन लेता था। वाह वाह वाह, इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन। तो मैंने वो गाया वहाँ पे। अजहर भाई का बैंड था, अजहर हुसैन साहब, एक बहुत हमारे फेमस, लाइक अ बिग बिग आइकॉन प्लेइंग में जो है, तो उन्होंने मुझे रियाज कराया और मैंने वहाँ पे गाया, तो मेरी तारीफ हो गई। और तारीफ, एंड दिस इज जो आपके एक्टर्स वगैरह सब मौजूद हैं सब सारे? अब मतलब मेरे लिए वो एक अमेजिंग सी नाइट थी कि कोई शहनाज शेख मुझे कह रही है तुम बड़ा अच्छा गाया, हाँ, या कोई और कह रहा है, टीना सानी वाज देयर, वो भी आई हुई थी शो पे, लाइक बिग नेम्स। तो मुझे किसी ने आके कहा कि आपको पीछे बुला रहे हैं, तो मैंने कहा अच्छा,
तो मैं तो इतना होता एक्साइटेड कि मैं गाने के बाद ऑडियंस में बैठना था ना मुझे, मुझे शो देखना है। तो उन्होंने कहा आपको बुला रहे हैं। मैं पीछे गया तो सारी ईएमआई उस वक्त की, तो उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम ऑडिशन दोगे? तो मैंने कहा हाँ ठीक है। बस मैं जाना शुरू हो गया वहाँ पे, और वहीं से मुझे फिर सुल्तान आपा ने डिस्कवर किया फॉर पीटीवी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैं आया हूँ तो सुल्तान आपा में कहीं सुन लिया ईएमआई में, वो कोई नया प्रोग्राम कर रही थी तो उनको, तो बस स्टेप बाय स्टेप जो है वो ये सारे मौके मिलते गए। इस दरमियान में मुश्किल टाइम भी आता गया, घर से भी बचना है, ये भी करना है। हाँ मगर मतलब इट मस्ट हैव बीन हार्ड कि मतलब उनके लिए ज्यादा हार्ड था एक्सेप्ट करना, कि आपके लिए ज्यादा हार्ड था उनको बताना? नहीं, मेरा तो खुलेआम पता चल रहा था ना, क्योंकि मैं तो उनको open पता open। था कि कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कर लेना कि इंजीनियरिंग छोड़ दूं और ये कर लूं, क्योंकि पता नहीं कैसे मैं कहते हैं ना, जब आप व्हेन यू यंग आपके अंदर इतनी एनर्जी होती है कि आप सही जगह कुछ करना चाह रहे हैं। मैं म्यूजिक भी कर रहा हूँ, गाने भी याद कर रहा हूँ, पास वास भी हो जा रहा हूँ, कोई सप्ली नहीं लग रही, कुछ नहीं लग रहा, ये टाइप सब भी कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं था कि वालिद साहब कोई और बहुत ही कोई रिलीजियस टाइप वजह से कहते थे। उस उनको था ये, बस ये काम वाम क्या है यार, ये हाँ, और स्पेशली उस टाइम पे जब इंडस्ट्री इतनी थी भी नहीं, म्यूजिक रील भी इंडस्ट्री नहीं, तो और उस हम टाइम लोग पे कोई थी। बिग शॉट्स नहीं थे, बिल्कुल नहीं। मतलब एक बच्चे से आपको कोई एक्सपेक्टेशन भी होती है, खासतौर पे उस दौर में तो 4 बहनों का एक भाई, और था भी तेज वेज। मैं सब समझ में मुझे आ रहा था कि ये मुझे इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी। हाँ बट लकीली अहमद, व्हाइल आई वाज इन एनईडी, ये जो थोड़े थोड़े मौके मिल रहे थे, इधर से ही वो ईएमआई वाला चैप्टर हो गया। पहला एक एल्बम आया जाने जा सुन, पीटीवी के कुछ गाने उसमें जो सुल्तान आपा के पी दिए। ऑल ऑफ अ सडन चाहत आया, चाहत के बाद जाके करार आया जो, चाहत गाने की बात करें बाय द वे। हाँ बिल्कुल, चाहत वो एल्बम था, और चाहत इंडिया में कहीं हिट हो गया, मुझे पता भी नहीं। इंडिया तक कैसे? अच्छा, मुझे इंडिया पहुंच गया बिल्कुल था? नहीं पता। चाहत कोई ले गया होगा और बस वहाँ मुझे नहीं पता कि वो कैसे, मुझे एचएमवी इंडिया ने बुला लिया। अरे वाह। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मुझे लोग जानते हैं इंडिया के अंदर। और बस उसी दरमियान थोड़ा बहुत कुछ हुआ, मैं करार एल्बम रिकॉर्ड कर रहा था। ये बात तब होती है कि लेट 2000 के अंदर एक बूम आता है, बल्कि ऑलमोस्ट अर्ली में आया था बूम, जब ये प्राइवेट चैनल आया और इंडस म्यूजिक आया और एकदम एक रेवोल्यूशन आई, ये पौध निकली जिसके अंदर कराची की वेव बहुत स्ट्रॉन्ग थी। और फ़ख्र आलम साहब हो गए, यतगान और ये वो बैंड्स, और ये हैदर आ रहे और ये आ रहे वो आ रहे, और ये एक यंग बॉयज, नहीं इंडस से पहले का ये एसटीएन के दौर की मैं बात करूँ, तो वो एक तरह आप लोग उस टाइम पे जो हमारी जनरेशन, जिसको हम लोग मिलेनियम नहीं, मिलेनियम नहीं, हम लोग है जनरेशन एक्स है ना, हम लोग सारे जनरेशन एक्स में हैं। सो एंड यू गाइस बिकेम द पॉप फेस ऑफ पाकिस्तान, और आप लोग तो दिन में 2-2 3-3 शोज कर रहे थे, ट्रैवलिंग आप लोग कर रहे थे, मतलब ट्रू रॉक स्टार लाइफ जो थी आपकी। पॉप चल रही है वहाँ जी, रॉक में जुनून है और ये वो, मतलब सारों की एक आइडेंटिफाई बन रहा है and all that। तो वो जो हाई आप लोगों ने देखा था, एंड यू गाइस वर किड्स एट दैट टाइम, और टीनेजर वो सारा कुछ, तो वो यू प्रिपेयर्ड टू हैंडल ऑल ऑफ दैट? बिकॉज उसके साथ साथ केम अ लॉट ऑफ शिट आल्सो। जो फेम मिल रहा था उसके साथ साथ एक डार्क साइड की, उसके भी हम लोग बाद में बात करते हैं, बट लेट्स टॉक अबाउट दैट फेम। हाउ डिड यू हैंडल दैट? शुरू का टाइम जो था, जिसमें 93 तक तो बस समझे, जिस वो पुरानी जीन्स आया है संदेशा एल्बम में जिस वक्त आया है, तो उस वक्त तक तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के चक्रों में ही थे ना। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन म्यूजिक के अंदर इतना ट्रैवल किया हम लोगों ने कॉन्सर्ट्स की वजह से, तो हैंडल बस यही होता था कि हमें ये पता था कि हम लोग जो है वो टूर्स पे जा रहे हैं। हमारा इतना मुश्किल टूर होता था उस वक्त, वीकडेज में भी शोज हुआ करते थे। और वाकई ये बात सही सच है कि उसमें जो है वो एक हाइप भी मिलती है, और आप इंसान का दिमाग भी खराब हो जाता है काफ़ी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि
मैंने अर्ली जो बिल्कुल अर्ली टाइम है ना 93, 94, 89, 90 बिल्कुल एक पप्पू बच्चे की तरह गुजारा है। बिल्कुल आना है तमीज से सो जाना है, अम्मी याद आ रही मतलब मेरा जो है ना वो सजाद अली से कभी पूछना तो वो कहेगा कि यार ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता था, अम्मी याद आ गई ना मुझे कहीं जा रहे गाड़ी के अंदर, तो कह रही यार रुक जाओ अम्मी से मिल लेंगे। तो मैं अर्ली टाइम्स में मैं बिल्कुल इस तरह का था कि मैंने बस टूर खत्म हुआ, नेक्स्ट डे मुझे जाना है, मुझे जाना ही नहीं अमेरिका भाई, मुझे नहीं रहना वाला हिसाब किताब था, कितना भी मौका मिल जाए। वो बाद में बात करेंगे कि कब गया और क्यों गया लेटर ऑन फिर। तो हम लोग जो अभी सॉरी हम क्या बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कि वो जो फेम था, वो जो फेम था उसकी वजह ये है कि अर्ली टाइम्स में तो हमने बिल्कुल ही डेडिकेटेड सिर्फ काम किया, टूर्स कर रहे हैं, एल्बम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बहनें हैं, घर है, शादियां भी होनी है, ये सब भी होना है, घर का एक माहौल है और उस में तमीज़ के दायरे में ज़िंदगी गुजारनी है, जो कि गुजारी भी माशाल्लाह अभी तक वो चल रहा है। बीच में कोई पैच अगर ज़रूर कभी आया है तो वो मैं समझता हूँ कि दैट्स ऑल्सो अ लर्निंग, दैट्स ऑल्सो अ लर्निंग। और उसको डिनाई करना, उसको झूठ बोलना कि मैं तो पता नहीं बहुत ही कोई अल्लाह मियाँ की कोई गाय हूँ या कोई उड़ते हुए आपकी फरिश्ता है, नो, दैट्स नॉट ट्रू। वक्त ने मुझे ये सिखाया है कि जो भी बात है बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो आपसे प्यार करता है लाख बुराई कर लो, वो बंदे में होने के बावजूद भी वो नहीं सुनेगा। जिसको नहीं सुनना आपके लिए कुछ अच्छा वो नहीं सुनेगा, तो मत बोले, बस अपना काम करते रहे। ये मैंने वक्त के साथ अली भाई मैं तो लाहौर से आया था और जब मैं आया था उस टाइम पे कराची बड़ी स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो चुकी हुई थी, एंड द थिंग दैट आई रियलाइज द मोस्ट वाज द ग्रुपबाजी, जो कि बड़ी इनएविटेबल थी। और लाहौरी वैसे ही बेचारा कराची से आता था तो उसको पेंडू ही समझा जाता था। अभी भी एक वो है कि अच्छा जी लाहौरों आए, पंजाब तो है। मुझे तो लाहौर हमेशा से बहुत इंग्लिश लगता है, मगर एक है, आई थिंक कराची इज मोर लिबरल दैट वे, कराची इज उस तरह, बट देयर वाज दिस, स्टिल इज दिस सर्कल के इट्स वेरी इजी टू इंडल्ज इन अ लॉट ऑफ थिंग्स। उस टाइम पे drugs, alcohol and that everything was affiliated with music industry and even with a lot of other industries also। मगर क्योंकि हम लोग बड़े in your face वाले लोग थे तो हमारे साथ लोग easily affiliate करते थे। But I remember being young and अपनी उस टाइम पे कि it was either आप इनके साथ पार्टी कर रहे हैं तो आप इन हैं, पार्टी नहीं कर रहे तो आप साइड में हैं। मतलब how did you handle through all of that? Because fame के साथ साथ it's very, the temptation is everywhere, and especially कराची के अंदर it's, मतलब even लाहौर में होता है मगर छुपे छुपे होता है, कराची में थोड़ा सा ओपन वगैरह सीन था उस टाइम पे। How did you handle that? I was luckily the group that I used to hang out, और ये बहुत सारे लोग जानते भी हैं। Yeah, because उसमें we've lost a lot of close friends to that. जी, उसमें ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग भी थे, फैमिलीज भी थी, मियाँ बीवी थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनसे हमारा ऐसा सिलसिला था कि वो दे वर लाइक अ फैमिली। तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि हम पता नहीं कोई ऐसे माहौल में जी रहे हैं कि पता नहीं हम क्या करें। हाँ, वी यूज्ड टू पार्टी बिकॉज वी वर इन लाइक आवर प्राइम एज, वो तो कभी भी डिनाई भी नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता है कि उसको हैंडल करना, क्योंकि आई यूज्ड टू कम बैक टू माय हाउस, ठीक है, तो यस वी वर पार्टिंग, मेरे पेरेंट्स को भी पता था, अंदाज़ा हो गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने कोई जैसे कोई वबाल मचाया हुआ है या कुछ किया। आई वाज अ वेरी नॉर्मल गाय। और वो भी आप देख लें कि जब आई डिसाइडेड टू डू माय शादी तो बिल्कुल ऐसे की जैसे मुझे समझ में आई कि ऐसे करनी है शादी। मतलब थर्ड डे मैं अपना सिंप्लिसिटी की ये बात बता रहा हूँ कि 3 दिन में मेरा जो है मेरी वाइफ
से निकाह हो गया था हम्म। और निकाह वाले दिन मैं उनको घर ले आया था, हालांकि लाना नहीं। अरेंज था आप लोगों का या इट नहीं, वो मेरी भाभी है, उनकी बेस्ट फ्रेंड है। Okay. तो इंट्रोड्यूस कराया और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी लड़की है, कैसी है? उन्होंने कहा "हाँ, बहुत अच्छी है वो"। मैं बता रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कैसी होती हैं और मैं किस तरह But का। you knew कि okay, this is the one. हाँ, मुझे पता चल गया था हाँ। कि मुझे इससे करनी है। ठीक है, आई लाइक्ड हर। लेकिन मज़े की बात देखें कि इतना शोशा और ये वो सब आप जो बता रहे हैं, हैंडल कैसे होगी और ये वो, अभी तक भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं शादी ऐसे की कि निकाह सेट हुआ कि ये होना है और उस फिर रुखसती बाद में होगी। थर्ड डे विदाउट किसी किस्म की भी कोई धमा चौकड़ी, निकाह वाले दिन तो मैंने उनके फादर से कहा, वो मैंने नहीं कहा, मैंने अपने फादर से कहा, ही वाज अलाइव उस टाइम पे। अच्छा। तो मैंने कहा अब्बा, मुझे ऐसा लग रहा है ये मेहंदी वहंदी ये वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि हम तो निकाह हो गया, हम हाँ भाई, देर किस बात की। हम ले जाते हैं। हाँ ठीक। खिलने पागल वागल हो गए। बुरी सी बात है मतलब वो। तो मैंने कहा बात करके देखें। खैर, तो कहने की बात ये है कि वो सोहेल जावेद की गाड़ी में बैठ के 4-5 बजे निकला था, जिस जगह पे वापस गया वो घर पर आ गए। और जिंदगी बहुत तरीके से पता नहीं लोग क्या कुछ नहीं कर लेते हैं, बट मुझे ये पता है कि आई एम स्पेंडिंग अ ब्यूटीफुल लाइफ विद माय फैमिली, सिंपलिसिटी के साथ। आज भी मैं कभी बहुत हिट हो जाऊं या कभी कम हिट हो जाऊं, इट डजंट मैटर। मैं था बिल्कुल उस तरह का कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैंने ज़रा सा अच्छे तरीके से अपने आप को और लेके चलना है। नॉट कि मैं उस वक्त काम किया बल्कि उस दौर में मैंने फौरन ही तेरा नाम लिया तो वॉज अ मेगा हिट। तेरा नाम लिया तो याद आई कहानी, ये उस दौर का ही है। तो ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा था, You still working on that? मैं आप ट्रैवल कर रहा हूँ, ये सब कर रहा हूँ, तो सो इट वाज पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन जहाँ तक आपका वो है कि बैलेंस कैसे किया, सब हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए काम भी करना है इस दुनिया के अंदर, जिंदगी कर लें, आपकी एक एज होती है। नहीं, अरे भाई, क्योंकि हम लोग ने बड़े मैंने और आपने आपके इतने टैलेंटेड लोग थे जिनकी हमने राइज एंड फॉल भी देखी है। वेरी फ्यू पीपल जिन्होंने सस्टेन किया अपने आप को, एंड दैट्स बिकॉज most of them couldn't handle the fame and all the temptation that came along with that. So हाँ, that's ऐसी बात, that's the harsh reality. वो कॉट अप हो जाना है। इतना नहीं किसी भी चीज के लिए। देखिए, इंसान एक दफा जिंदगी मिली है यार, एक दफा जिंदगी, आपको उसका ख्याल रखना है। वो एज के साथ अभी हम अपने बच्चों को सिखा रहे होते हैं, ये मत खाओ, ये पास्ता नहीं करो, हाँ, ये फोन पे मत रहो, फला। ये हमारे अम्मा अब्बा ने भी हमें यही बताया था, टीवी के सामने मत बैठो, ये अंधे हो जाओगे टाइप की बात है। सही बात। तो वक्त के साथ साथ Let's talk about the rise जो आपने बात की, and now the fall, the end of music pop जो हुआ, और एकदम प्राइवेट चैनल्स ने आग टीवी आया और ये सारी बकवास वगैरह हुई, राइट्स वगैरह का चक्कर आना शुरू हुआ, जो कि एक तरह अच्छा भी था लेकिन एक तरह डाउनफॉल भी आ गई, जिसकी वजह से एकदम आपकी पॉप इंडस्ट्री तबाह हो गई। फिर एक 10 साल का गैप आता है जिसके अंदर म्यूजिक ने कुछ इतना नहीं किया। कोक स्टूडियो केम, कोक स्टूडियो ने जाके एक आउटलेट दी, मगर म्यूजिक वाज नेवर द सेम एनीमोर। म्यूजिक जो आप लोगों ने टाइम देखा, जो कॉन्सर्ट्स का टाइम था, एल्बम्स का टाइम था, लेबल्स का टाइम था, वो खत्म हो चुका हुआ टाइम। डू यू आइडेंटिफाई विद द न्यू टाइम्स? वो टाइम बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लगता था। अच्छा। वो ज्यादा मुझे प्रोफेशनल इसलिए लगता था कि एल्बम कैसे रिकॉर्ड होना है, क्या होना है, प्रोड्यूस कैसे होना है, कौन लिख रहा है, कौन म्यूजिक कर रहा है, किधर हो रहा है, म्यूजिशियंस कितने इन्वॉल्व हैं। देन फाइनल रिलीजिंग कंपनी तक जब जाता था, थोड़ा एक माहौल उसका बनता था पूरा कि रिलीज कैसे होना है। अब ठीक है, बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि थोड़ा सा तुक्के में भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं और बाकी लोगों को काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है जस्ट टू लेट पीपल नो दैट you're out with an album or something. तो उस वक्त ये था कि रिलीजिंग कंपनीज आपको थोड़ा सा रुलाती थी, मे बी अगर आप इतने हिट नहीं होते थे तो लोगों को करना पड़ता था। स्टिल उनका भी वो एक काम था जिसे वो
बहुत तरीके से करते थे, करना चाहते थे, देयर वाज सो मेनी ऑप्शंस, ये नहीं कर रहा वो कर देगा। या पूरी ये एक सब- इंडस्ट्री चल रही थी ना। अब जो है वो जो जो वक्त के साथ चल रहा है, उसमें अगर लोगों को यही आसान लगता है कि वो स्पॉटिफाई पर रिलीज कर रहे हैं या कहीं किसी भी तरीके से वो रिलीज डिजिटल उसको दे रहे हैं, तो दिस ऑल्सो बेस अ ह्यूज मार्केट फॉर इट बट ऑलरेडी। डिड यू एज एन आर्टिस्ट आइडेंटिफाई कि अब मेरी साउंड क्या होगी, बिकॉज वो साउंड एग्जिस्ट नहीं अब करती। तो सॉन्ग्स आर स्टिल देयर, बट हमारी जो नई जनरेशन है, जिस तरह हर आर्टिस्ट के लिए रेलिवेंट होना चाहिए, हर दौर के अंदर अपने आप को रीइन्वेंट करना चाहिए, यू फाइंड दैट डिफिकल्ट नाउ? अहमद, मैंने जितने भी अभी लेटली कुछ काम किए हैं ना, तो वो सारे मैंने कुछ नए लोगों के साथ भी काम किए हैं। और बहुत सारे लोग ये मुझसे अभी भी पूछ रहे होते हैं, क्योंकि ये बात सही भी है कि जब मैं यहाँ पे रहता ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें नहीं, मेरी प्रेजेंस नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, लास्ट 10 years मैंने बहुत काम किया अमेरिका में और कनाडा में, तो वहाँ का इतना कुछ यहाँ आता नहीं। जो सोशल मीडिया पे पिक्चर्स आ गई है, कुछ आ गया, वो तो आता है। एट द सेम टाइम मैंने काफ़ी कुछ बीच में रिलीज भी किया है जो कि आज के हिसाब से है, एंड दैट्स देयर ऑल्सो। अभी सोल वॉइस के नाम से मैंने एक काफ़ी अरसे के बाद पूरे एक एल्बम की फॉर्म में ओके उसमें, मगर एल्बम्स वाला तो दौर अब खत्म हो चुका है, अब तो सिंगल्स के ऊपर लोग आ रहे हैं। हाँ, वो इसी तरह रिलीज होता है, इसी तरह रिलीज होता है कि आपने एक चीज़ डाल दी, दो चीज़ें डाल दी, पूरा कंपाइल करके डाल दिया। लेकिन फिर भी जैसे पहले एक वो एक बैंग था म्यूजिक, जब वो हटा, चैनल्स भी थे, अक्सर उस पर बात भी हुआ करती थी कि कोई एल्बम आ रहा है, कोई चीज़ आ रही है, कोई प्रमोशनल, उसके कोई शोज भी हो रहे हैं, टीवी शोज भी हो रहे हैं। वो चीज़ें मुझे अब लगता है कि थोड़ी सी डाइवर्ट हो गई हैं, ये शायद हो ही नहीं रही हमारी टीवी वालों को, अदर देन द कोक स्टूडियो, और ये वो जो बड़े चीज़ें हो रही हैं वो ऑल आई स्पॉन्सर्ड। थिंक चैनल्स अब अपनी अपनी टेरिटरी में रहते हैं ना। ARY अपने ड्रामे, अब सिर्फ ARY पे ही आपको गाने नजर आएंगे, हम के वहीं ये मुझे मेरी समझ में नहीं आती है बात। ओनरशिप की बात आ गई ना, नोबडी वांट्स टू शेयर इट। ये मतलब इसमें कितनी रकत का सवाब है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इतने थोड़े से ओपन हो जाएं। जब आपकी इंडस्ट्री ठीक है, बहुत बड़ी है, बड़े बड़े नाम हैं, बहुत बहुत कुछ है, पर मैं जनरली एक बात कर रहा हूँ कि हमारा एक मिजाज था जो हम आज भी, बहुत सारे लोग, उनको पता है कि इंडस म्यूजिक पहुंचा गजनफर साहब का और ये सब, उनको पता था कि इस तरह वीडियोस भी चलते हैं ये भी, लेकिन ये दूसरे चैनल पे भी कभी कल चलते थे और लोगों को इसी तरह तो म्यूजिक प्रमोट होता था। अब ये गाना मेरा है, वो गाना इसका है, ये फला है, ये राइट्स का इतना ज्यादा चक्कर कर लिया है। हाँ, अब तो जिंदगी मौत का सवाल है उसके ऊपर। कि ये भी एक मेरे ख्याल में रीज़न है कि वो वाला दौर एकदम गायब हुआ, वो म्यूज़िक गायब हो गई हमारे। भाई चैनल्स, आप ड्रामा भी बना रहे हैं, आप ये भी कर रहे हैं, आप वो भी कर रहे हैं, वो सिर्फ कोक स्टूडियो का वेट क्यों कर रहे हैं, नेस्कैफे बेसमेंट का क्यों वेट कर रहे हैं? प्रोड्यूस योर ओन थिंग, ये क्यों नहीं करना चाहते? आई थिंक वही बात आ जाती है ना कि अब ओनरशिप इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आपने एक चीज बनाई है, वो यूट्यूब पे आपने लगा दी, तो वो आखिर तक आपकी ही है। मतलब वो वही है ना कि मैं क्यों दूं भाई तुम्हें, वो अब उस चीज पे आ गए हैं। दैट्स व्हाई OSTs पे काम ज्यादा हो रहा है। हाँ, कि वो बस उनके हो गए। हाँ हाँ हाँ। अब आप देखिए कि नया कोक स्टूडियो सुना आपने? हाँ, मैंने सुना। कैसा लगा आपको? मुझे काफी अच्छा लगा। एनीबॉडी दैट यू हैव इन माइंड कि अच्छा हाँ यार, इसके साथ कभी आई वुड लाइक टू वर्क विद? यार काफी वैरायटी है, और मैं क्योंकि ह्यूस्टन में एक ड्राइव टाइम शो भी करता हूँ। अच्छा, लास्ट 7 years, ये आपको शायद नहीं पता होगा। नहीं, मुझे नहीं पता। तो वहाँ पे एक ह्यूस्टन में रेडियो शो है, तो उसमें मैं और मेरी एक टीम है, जिसमें वेरी टैलेंटेड गाय नजम खजलबाश इज लाइक अ बिग थिंग इन ह्यूस्टन, RJ। तो उनके साथ मिलके हमारी थोड़ी चिट चैट है, बातें हैं, ये सब कुछ है, और हम म्यूजिक चलाते हैं। ओके। तो ये वाले कोक स्टूडियो को जितनी बार भी चलाया, एक तो मैंने सुना भी, रिस्पॉन्स अच्छा है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया, और मुझे देखने में भी लगा वो जो एक उनकी प्रेजेंटेशन है,
इट्स ब्यूटीफुल, और वो किसी नॉर्मल इंसान की कंसीव की भी नहीं लगती है। थोड़ी सी जो कल्चर को जिस तरह दिखा रहे हैं, ट्रेडिशन को दिखा रहे हैं इन अ मॉडर्न वे, बीट्स बड़ी डिफरेंट हैं, Yeah. एंड द कोलैबोरेशन विद डिफरेंट पीपल, कहीं फोक आ रहा है, कहीं अच्छा डिफरेंट आवाज़ें मुझे सुनने को मिली। I think because दैट वाज ग्रेट। रोहेल वाले जो कोक स्टूडियो था और इस वाले में आई थिंक फर्क सिर्फ ये है कि दिस टैप्ड इनटू द न्यू जनरेशन, न्यू म्यूजिशियंस, न्यू किड्स, और चाहे वो प्लेइंग म्यूजिशियनशिप वो ना हो जो कि रोहेल के पास थी, बट स्टिल दैट साउंड सब अपना स्टाइल लेकर आते Yeah, हैं, सब अपना ही लेकर आते प्रेजेंटेड हिज स्टाइल, क्योंकि काफी अच्छा है। व्हाट आर योर मेन कंसर्न्स जो हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री जहाँ भी स्टैंड करती है, स्पेशली पाकिस्तान के अंदर लेवल्स तो वैसे भी ख़त्म हो चुकी हुई हैं, सो सिवाय कोक स्टूडियो की वी डोंट हैव एनी अदर प्लेटफॉर्म। और एक पिछले दिनों किसी बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा कि सर आप अपनी पॉप इंडस्ट्री की बात करें। मैं कहा जी, कहता आपने कभी किसी गरीब बंदे को पॉप गाते हुए देखा है? मैं इसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैं कहा, कहते आप हिस्ट्री उठा के देख लें, कभी कोई गरीब बंदा पॉप स्टार बने, नेवर ना। देयर इज ऑलवेज अ मिडिल क्लास और अपर क्लास जो पॉप सुनती है। आपका फोक क्लासिकल इज मैसेस, योर पॉप इज ऑलवेज बिटवीन क्लासेस, सो हेंस आपकी पॉप इज वेरी मच ड्रिवन बाय योर इमेज, और इमेज जो होती है वो हमेशा अपर क्लास मिडिल क्लास वाले ही उसको प्रोटेक्ट ज़्यादा करते हैं। एंड ही वाज एब्सोल्युटली राइट, एंड आई कुडंट थिंक ऑफ समवन के हाँ यार कोई बेचारा स्लम से उठ के आया और काफी सारे ऐसे होंगे पॉप स्टार को कौन माइंड में आता है आपके? मेरे माइंड में कोई नहीं है। पॉप स्टार्स। किस सिंगर की बात में, लेकिन किस कंपनी में आप Pop. हमारे दौर टॉकिंग अबाउट पॉप, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, आलमगीर साहब से लेके शेखी साहब से लेके and all that, they were all upper middle class people. They were like नहीं, well आलमगीर साहब खुद बताते हैं कि वो कराची में झील पार्क पे कहीं परफॉर्म करते थे जब वो माइग्रेट होके आए हैं या पहले से हैं, मुझे ये तफसील नहीं पता। और बहुत स्ट्रगल है। नहीं होगी, मगर वो अपर क्लास वाली या मिडिल क्लास वाली स्ट्रगल होगी, वो गरीब बंदे वाली स्ट्रगल नहीं है। आपको मतलब चलें यार हमारे वो अगर ये मेरे पास पहला एल्बम करने के 10,000 रुपए भी नहीं थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू वर फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू नो। वो सब सही है। इमेज, वो मेरा इमेज, ये अजीब बात है कि वो शायद अल्लाह ने दिया ऐसा था कि लोगों को नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को, बट ये कोई आसान बात नहीं थी कि 10,000 रुपये मुझे मिल जाएंगे फॉर द एल्बम। नो, बिल्कुल भी नहीं थी। तो अगर आप वैसे देखेंगे, कोई जानने वाला नहीं है, ना मेरे पास कोई गाड़ी थी, ना मेरे अब्बा के पास कोई गाड़ी थी, ना मेरी अम्मी कोई बहुत बड़ी चैंपियन लगी हुई थी, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आप बिल्कुल ये कह सकते, हाँ, अब आप गरीब से ये मतलब ना ले लीजिएगा कि कोई बहुत ही, हम लाइक हंसते खेलते फैमिली से थे, और शायद उस दौर में लोग थे इस तरह के। पर अगर आप मेरे बारे में देखना चाहते हैं तो मैं बहुत नीचे से, बहुत ही नीचे से जो है मैंने सफर शुरू किया है, विद नो आइडिया, विद नो मनी। मैं तो ये कहता हूँ पॉप इज ऑल अबाउट आपको मेरे चेहरे से बर्गर नजर आ रहा हो? आप ना बात कर सर, आप चॉकलेट हीरो किसी बात से थे, आपको एमी नहीं वो खिताब दिया गया था क्योंकि आप आते थे। थैंक यू, दैट्स वेरी नाइस ऑफ यू। सो लेट्स टॉक अबाउट द Pakistan current situation. You leaving Pakistan, what was the main decision behind it? Because you were doing really good in Pakistan. So क्या वो चीज़ हुई, क्या वो लम्हा आया कि आपने कहा कि यार मैं पाकिस्तान छोड़ा? एक्चुअली 2-3 चीजें मिल गई, तो कोई एक आध इसी तरह का कह देना वाज मेरे ख्याल में इल्यूजन होगा। अगर मैं अभी गौर करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो वो 2010 के बाद से ही थोड़ा सा इमोशनल मेरा टाइम जो था, फैमिली इंसिडेंट ये वो, उससे मैं गुजर ही रहा था, और उस दरमियान में बहुत अपने हीलिंग जो भी मुझे समझ में आ रही थी बिकॉज ऑफ द लॉस, तो मैं हमदोनात पढ़ रहा था, और मैं नौहे पढ़ रहा था, मैं सलाम पढ़ रहा था, मनकबत पढ़ रहा था,
और उसी तरह के प्रोग्राम्स भी कर रहा था जहाँ पे मुझे मौका मिलता है। अब ये सब चल रहा है तो बहुत सारे लोगों ने एज अ पॉप सिंगर अब एकदम देख रहे हैं कि चीज़ बदल गई है, टीवी पे भी आ रहा हूँ मैं, और लोगों को अंदाजा थोड़ा सा। जुनैद भाई के साथ भी हुआ था ना, he went through his हाँ usual phase. हाँ हाँ। तो मेरा ये वाले टाइम के साथ साथ मुझे जो है कुछ पीछे पड़ गए लोग, हम्म, और वो पीछे जो है वो कोई हल्का फुल्का नहीं पीछे पड़े, वो ठीक ठाक पीछे पड़ गए ना बिल्कुल। यानी इन्वॉल्व भी हो गए फिर बहुत सारे लोग, और सब लोगों को पता था कि मसला चल रहा है। हम्म, कभी कभी ब्रेकिंग भी आ जाती थी उस दौर में, जो भी के कोई कोई भत्ते भी मांग रहे हैं, तो रिलीजियस फैक्टर भी आ रहा है। so it अम, became unsafe for you. वो बहुत अनसेफ हो गया था, और अनसेफ वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था। उसकी इंटेंसिटी मैं नहीं आपको बता सकता, हम्म, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जब लेवल पे पहुंचा, और मैं वैसे ही अपने कुछ एक फेज में चल रहा था, बस घूम रहा था कहीं जो भी था। हम्म, और मैंने यही समझ लिया था कि अब मैंने बस जो भी करना है वो यही करना है। मतलब क्योंकि म्यूजिक आ ही नहीं रही थी, म्यूजिक वॉज कम्प्लीटली, yeah, दो आई वॉज डूइंग इट विद म्यूजिक। अब मैं कभी रियलाइज करता हूँ म्यूजिक ही तो कर रहा था। हम्म, पोइट्री बदल गई थी, फॉर्म बदल गई थी, चीजें बदल गई थी, सोच थोड़ी सी बदल गई थी। म्यूजिक तो कर ही रहा था, पूरी पूरी रात स्टूडियो में लगे हुए हैं। कवाली भी अगर कोई रिकॉर्ड कर रहे हैं, कोई इवन आप कोई रिलीजियस कोई भी चीज कर रहे हैं, देयर हैज टू बी सम फील, ये मेलोडी है, ये स्टाइल है, फलाना चीज है। तो उस दरमियान में बस बहुत मुश्किल टाइम देखा, काफी मुश्किल टाइम था। और फिर एक दिन जो है बहुत खतरनाक हमें कॉल आई। उन्होंने कहा कि, क्योंकि मेरा घर मेन रोड पे है ना कहीं, तो इस तरह की बात आई कि इस तरफ लगा दिया हमने जो भी, और ये वो फला जो भी गलाजत, जो भी, क्योंकि डायरेक्ट फ़ोन भी आ गया था। मेरे वालिद साहब का प्रेस था जो काम करते थे, हाँ, प्रिंटिंग का, और ये वो सब, वो बंद करनी पड़ी। और वो ऑल ऑफ सडन घर पे आ गए, जब बैठ गए तो एक बड़ी एज का इंसान, वो फाइनली ही लेफ्ट। खैर, ही लिव्ड हिज लाइफ पीसफुली। लेकिन ये सारा कुछ चलता रहा इस दरमियान, और जब इस तरह की बातें आना शुरू हो गई, देन वन डे माय मदर सेड, तुम यहाँ पे रहते हो तो मुझे ज़्यादा तकलीफ है, तुम्हें अब बेहतर है कि यहाँ चले जाओ, क्योंकि तुम नहीं हो, जब बाहर जाते हो तो मुझे हर वक्त परेशानी लगी रहती है, विच इज़ बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। लेकिन मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा कि आई वॉज दी ओनली वन एट दैट टाइम। बहुत कुछ हो रहा था, कुछ चीज़ें ना भी बोला जाए तो बेहतर रहता है। लोगों को पता है ये किस दौर, 2013 2014 की बात कर रहा हूँ, वाइल आई वॉज स्टिल नॉट आउट फ्रॉम दैट फेज ऑफ सैडनेस एंड लोनलीनेस एंड ये जो भी ट्रॉमा। तो फिर मैं, बस अल्लाह ने रास्ता बना दिया किसी तरह से। मैं जो हूँ वो अमेरिका में ही, मुझे देखे ना, अल्लाह रास्ते बनाता। हाँ, बेशक। अमेरिका में ये एक बहुत पुराने हमारे प्रोमोटर्स में थे, अब नहीं हयात हैं, वो इदरीस साहब का आपने शायद नाम, हाँ जी, जी, इदरीस साहब। लेजेंडरी इदरीस साहब। तो उनके साथ जिंदगी भर हम शोज करते रहे, बहुत टूर्स किए। जब ये गैप वैप आ गया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन कहने लगे आप टूर करें मेरे साथ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे चलें, आप करें, आप कर सकते हैं, तो आप करें, मैं आपको ले चाचा जाता। इदरीस चाचा करके। इदरीस, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ, बहुत मेहनत की उन्होंने हम्म, इस शोबिज़ में। तो दैट्स हाउ मेरा वीज़ा लग गया, और मैंने कहा बेगम बच्चे भी आएंगे। उन्होंने कहा हाँ। मतलब वो वो रास्ता निकला, रास्ता निकल गया, बहाना मिल सबके गया। लग भी गए, उधर पहुंच गए, बस अल्लाह ने रास्ता बना दिया। और मुझे थोड़ा बहुत लगा कि मैं वहाँ पे रुक सकता हूँ, स्पेशली जब ह्यूस्टन गया हूँ तो बड़ी कम्युनिटी है, बहुत बड़ी कम्युनिटी है ह्यूस्टन में। तो मैं तो अभी आपकी रिसेंटली, मैं रेडियो करता हूँ, और यानी इतने लोग उसके साथ अटैच हो गए हैं फॉर लास्ट 7 years। नेचुरली हमने भी मेहनत की है, या तो क्यों कर रहा हूँ, फॉर द लव फॉर इट, वो तो है ही, बट बहुत सारे लोग। सो दैट्स हाउ मेरा ह्यूस्टन में ठिकाना बन गया।
और कुदरतन ही यहाँ से मैं चला गया। मुझे कोई यकीन करो, जैसे होता है ना, पता नहीं मैं कोई बहुत ही बड़ा कोई मेरे साथ सामने हो गया, नो, बहुत लोगों के साथ हो रहा था, मैं उसके हैंडल नहीं कर सका। मैं एक डिफरेंट पर्सनालिटी था शुरू से ही, मैं कहा, मैं नहीं कर सकता यार। एंड फाइनली फिर मैं निकल गया। But you find it more convenient in America? या It's more safe? लेकिन सेफ तो कोई भी जगह नहीं है आप, Hmm. कोई भी जगह नहीं है। बट जो कुछ मैंने देखा या मेरी बच्चों ने देख लिया ना, कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं, कोई पीछे आगे लग गया, ये वो चेसिंग हो गई, Hmm. ये टाइप से चल रहा है ना, कि धूल वूल उड़ रही है और हम लोग भाग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ, बेगम के साथ भी हुआ, वाइल द किड्स वर इन द कार। पर मैं कुछ भी नहीं कह रहा, ये मैं एक किरदार नहीं हूँ ना, बहुत से लोगों के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत मुश्किल दौर था। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसे ही छोड़ दिया यार, ये वो फला, नो, इट वाज डिफिकल्ट, बट यस, मेरी क्योंकि डेस्टिनी अभी थोड़ी वहाँ लिखी थी। मुझे हाथों हाथ लिया ह्यूस्टन वालों ने, मेरा शो पॉपुलर हो गया वहाँ, ये मैं सुबह में मसरूफियत बन गई। Hmm. दैट्स हाउ। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ ख़त्म हो गया जो उस दौर में था वो, No. और उसको संभाला गया, अच्छा संभाला उन्होंने। वो कटा तो मैं लास्ट 2-3 ईयर्स से मुसलसल आ रहा हूँ। और दूरी क्या है, मतलब अगर कुछ सुनना है, कोई देखना है फला, ठीक है, मैं इतना ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन कोई वीडियो है, कोई गाना है, कुछ फला है, आज भी रिलीज़ कर रहा हूँ। और पाकिस्तान से दूर नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। हर एक चीज़ पता है मुझे यहाँ की, हुकूमत में भी क्या हो रहा है, म्यूज़िक क्या चल तो रहा हर है, पाकिस्तानी को पता है हुकूमत में क्या हो रहा है। नहीं, मैं अभी भी यहीं के देखता हूँ ना। मैं अभी भी बहुत ही कम ही कोई हो गया कि वो जो ट्रम्प को जीतना है तो फला ये वो हो जाएगा, चलो वो बाबा जी आ गए, चाचा ट्रम्प आ आ गए, लेकिन खबरें सारी देखनी है यहाँ की। बच्चे, how has fatherhood changed you as a musician and as a person? And of course, पिछले 8-10 साल से बच्चे are growing in America and everything. So वो कल्चरल डिफरेंस उनके लिए कैसा है और आपके लिए कैसा है? बच्चे तो यकीन एडजस्ट कर गए, क्योंकि वो छोटी एज में ही थे जब गए हैं, और एक बेटी मेरी वहीं पैदा हुई थी। तो आई हैव 3 माशाल्लाह, उसमें से 2 यहीं पे थी, एक तो काफ़ी छोटी थी, उस वक्त 3-4 साल की थी, तो उसको इतना याद नहीं है, बड़ी वाली को थोड़ा बहुत याद है, क्योंकि शी वॉज 8 और 9। तो मोहब्बत बहुत है, बहुत ज़्यादा, अभी भी जो है उनको यहाँ की चीज़ें, बचपन की, कौन सा पार्क, कौन सा किधर, कौन सी आइसक्रीम, कौन सी किसी में मौसीकी का मतलब वो कहते हैं ना कीड़ा नजर आता है क्या, अच्छा यार ये सुर में मौसीकी से दूर है। नहीं, मौसीकी से बिल्कुल दूर नहीं है, सुनने की हद में तो तीनों ही बहुत, वहाँ का जो रेलेवेंट है वो सुनती है। बिली आइलिश तो मैं कहता हूँ यही तुम्हारी अम्मी है भाई, तुम मतलब इतना सुन लिया कि इंशाअल्लाह, तो उनको बहुत अ, लेकिन उनमें एक है जो कि दरमियान में जो है अलिशबा, उसमें बहुत है ये म्यूज़िक का, वो बहुत टर्किश गाने भी सुनती है, जापानीज़ भी सुन रही होती है, अच्छा। कुछ और भी सुन रही है। और अभी मैं आने से पहले मैंने डिस्कवर किया कि वो अपना कुछ लिख भी रही है और कुछ कंपोज भी कर रही है। तो मैंने बहुत कहा कि मुझे सुनाओ, कि नहीं अभी आई एम नॉट रेडी फॉर इट, मैं अभी आपको सुनाऊंगी। लेकिन मैंने कहा अच्छा सुनाओगी तो ना। मगर उनको पता है कि हमारा बाप अली हैदर है, मतलब द शायद पॉप स्टार, इतना बड़ा आई हैवंट है सीन दैट एरा। नहीं, उन्होंने देखा भी नहीं है। और बड़ी वाली ने अगर देखा भी है तो उस वक्त तो वो वाला ज़्यादा टाइम था जिस वक्त मैं बहुत म्यूज़िक कर भी नहीं रहा था। या तो वो जो टाइम है, तो वो वाला टाइम उन्होंने नहीं देखा। नहीं सर, आई वुड लव कि अगर आपकी अगली जनरेशन भी आपका नाम आगे लेके जाए, दैट्स गोइंग टू बी फैंटास्टिक। कुछ नन्हे मुन्ने से हमारे सवाल होते हैं, अच्छा, अगर आपने जवाब देने दे दे, नहीं देना ना दे। आपके लिए मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप मेरी इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इस बारे में ये भी कह दूं कि आप खुद एक बहुत बड़े रोल मॉडल हैं। नहीं सर, एंड द स्ट्रगल्स दैट यू वेंट थ्रू, ये वो भी कुछ कम नहीं है। लगे हुए हैं सर बस। और वो नहीं, अब तो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन पीछे से कभी देखते होंगे हाँ, तो नज़र आता होगा आपको भी 20-30 साल कहीं ना कहीं नज़र आ रहे होंगे। इट्स बीन मोर देन 20 years now. मोर देन 20 More than years, 20 right? years. तो इसीलिए उस वक्त व्हेन यू वर अ किड, तो हम लोग अपने
ये एल्बम्स रिलीज करने का टाइम आपने वो यू सीन दैट No, I've seen you You've seen- live. I've seen you live at least 6-7 times, बल्कि more than that. खालिद सदफ के यहाँ भी बड़ा हम लोगों ने देखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर एक चीज जो मैं कभी नहीं करूंगा, नहीं मैं नहीं कह सकता कुछ भी क्योंकि जल्दी सब से कुछ तो कर लिया। सभी कुछ कर लिया हम्म। नहीं दुनिया की हर चीज और ऐसी ना कह दूं पे कर लूं चले एक चीज जो मैं ट्राई करना चाहता हूँ, शायद कभी करूँ, मुझे स्काई डाइविंग करनी है एक और आगे बताया था आपको 70% पहले people कर सकता था हाँ। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ 70% of the people have this wish. उसका फेयर भी होता है लेकिन वो फेयर से एक दफा आपको बाहर निकलना होता है हाँ। कुछ ठंडे आई पानी थिंक वो एज के हिसाब से था कि यार उन छाल ही मार दो। के मर गया तो क्या होगा वैसे भी थे मरने ही वाले अच्छा जी, जेन जी नीड्स टू वर्क मोर ऑन देमसेल्व्स कहते ट्रामा जनरेशन से बाहर आए और जरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू हाँ। करें। एक कॉम्प्रोमाइज जो मुझे नहीं करना चाहिए था। वाज डूइंग अ फिल्म हाँ, आपने वो कौन सी चलो इश्क लड़ाई में नहीं चलो तो मैं, बस वो भी बिल्कुल इसी तरह but that was a great learning हाँ, experience. वो सही था किया लेकिन नहीं मुझे नहीं करनी चाहिए थी हम्म, हाँ सही ग्रेट एक्सपीरियंस बहुत ग्रेट टीम सब ये वो लेकिन वो पहले ही एक स्ट्रगल का टाइम चल रहा था फिल्म्स का और वो ट्रेंड चेंज भी करना चाह रहे थे वो सब कुछ था बट समहाउ विदाउट ब्लेमिंग एनीबडी Yeah. आई थिंक इट वाज मोर ऑफ मी हु वाज मिसप्लेस्ड इन द फिल्म Yeah, I 100% agree. हाँ मगर देखिए फखर आलम ने भी फिल्म की। वो तो कह रहे ना एक आपके उसमें वो एक बल्ला लगता जा रहा है ना हाँ। तो वो इसलिए किया स्टेज किया रेडियो क्यों करता हूँ आई जस्ट लव इट मुझे मजा आता है वो करने में यार मुझे बातें करना थोड़ी बहुत आ गई है ना क्योंकि थोड़ा सा हाँ। फ्लो बन जाता है हाँ। तो आप हर दिन सीखते हैं आपका गला निखर जाता है थोड़ा आपने 3 घंटे बात की हुई है हाँ, ये तो है, ये तो है। एक गाना जो काश मैंने गाया होता। एक गाना जो काश मैंने गाया होता यार मैं तो आज भी 2 गाने ऐसे गाता हूँ मैं या बल्कि 3 गाने मैं ऐसे गा रहा होता हूँ जो मैं यही सोच के गा रहा होता हूँ कि ये मेरे हैं हालांकि वो होता है गिविंग देम ट्रिब्यूट और ये सारे उसके अंदर एक है जरा चेहरा तो दिखाओ अरे क्या बात। मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं इतना मजे में गाता हूँ एक मैं अगर मजे में हूँ और मुझे पब्लिक को उठाना है तो मुझे गोरे रंग का जमाना गाना ही है हाँ हाँ हाँ, गोरे और रंग मैं का बिल्कुल ऐसे ही गाता हूँ जैसे वो मेरा अपना ही क्योंकि उसके साथ स्टेज भी बहुत शेयर किया है बिल्कुल। वंडरफुल सोल ही वाज ऑन अल्लाह स्टेज अल्लाह उनकी मफरत करे सर। आमीन आमीन तो ये 2 गाने मुझे काफी ऐसा लगता है जैसे मेरे अपने ही हैं जिनको मैं परफॉर्म करता हूँ एक अपना गाना है, नॉट पुरानी जीन्स बिकॉज यू डन इट मोर। एक अपना गाना जो मैं चाहता हूँ कि कोई और गाए। एक अपना गाना जो कि मैं चाहता हूँ कि कोई और गाए मेरी एक मेलोडी थी जो कि अनवर मकसूद साहब ने लिखी थी जाने दो तो दैट्स अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एक्चुअली मुझे नहीं पता वो कब आ गई और कैसे आ गई और मुझे लगता है कि उसको बहुत ज़्यादा और बेहतर कोई स्टाइल में जो अब नए लोग आ रहे हैं इफ़ दे कैन डू लाइक एन अनप्लग्ड वर्जन ऑफ दैट मुझे लोग कहते हैं कि आप वो करें लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो किसी किसी और को किसी और अंग में थोड़ा और बेहतर हाँ। जो है वो परफॉर्म करना चाहिए आई थिंक जाने दो मुझे लगता है कि उसमें और गुंजाइश है थोड़ा आगे निकलने की ओके। एक चीज जो मैंने अपनी बीवी से सीखी। बर्दाश्त रियली? वो अभी भी मेरी फैन है सलाम है उसको क्या बात। शी स्टिल अ फैन लव I'm still your fan. ना वो नहीं, नहीं, और वो मुझे जो उसको अच्छी तरह से पता है कि एक मूडी से इंसान है इनको 4 घंटे गैरेज में बैठना है अपना कुछ भी रेस करना है या बैठना है अपना पीस चाहिए और बहुत सारी दफ़ा मैं बिल्कुल ही अपनी किसी दुनिया के अंदर घूम रहा हूँ बच्चों के साथ बहुत मज़े में खेल रहा हूँ लेकिन किस टाइम पे क्या खाना है क्या नहीं खाना कब जाना है किधर जाना है ये वो मुझे लगता है कि बेस्ट डिसीजन ऑफ माय लाइफ माशाल्लाह माशाल्लाह। एक चीज जो मैंने अपनी बेटियों से सीखी। एक चीज मैंने अपनी बेटियों से सीखी
कॉन्फिडेंस, हम्म क्योंकि वहाँ के बच्चे बहुत हमसे बहुत हम तो कांप रहे होते थे ना, हम्म और मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत ही तमीज़ और अदब टाइप के माहौल में हैं। दो दे आर लिटिल, क्योंकि वहीं रहते हैं, थोड़े वहाँ के हिसाब से हैं, बट बच्चे मज़े में हैं। चले माशाल्लाह, तो अच्छी बात है। आजकल मेरी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है? आजकल इनसिक्योरिटी जो है सबसे ज़्यादा मुझे नज़र लगती है, अभी भी बोल रहे थे भाई मैं बहुत 1901 का हूँ, लेकिन जो भी मिलता है यार आप तो अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। तो भाई मुझे लगता हाँ, मैंने कहता है डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है आपका? कौन है डर्मेटोलॉजिस्ट, जरा बताएं। सर यूजुअली मैं बड़े डॉक्टर्स को जानता हूँ, स्पेशली जब से अपना को शो किया तो बड़े में डॉक्टर्स को जानना शुरू हो गया हूँ, और सब ने कहा यार और सब आप ये करवा लें, आप ये करवा लें, आप ये करवा लें। मैं क्या चले दोस्ती जो करवा। एक मज़े की अच्छी सोल होती है ना, वो कहीं ना कहीं से अंदर से उसका झलक आ रहा होता है। थोड़ा सा ऊपर आपको भी तमीज़ करनी होती है, हाँ, लेकिन डेंटिंग पेंटिंग मैंने कम से कम इतनी नहीं करवाई है। नहीं मेरा ख्याल है होनी चाहिए। जरूरत पड़े तो बिल्कुल। मैंने बाल लगवाए थे आज से कोई 15 साल पहले, 10-15 साल हाँ, पहले, मगर अब मैं बात फिर से सोच रहा हूँ बिल्कुल। फिर से करवाऊंगा। बेस्ट एडवाइस मुझे आज तक क्या मिली? बेस्ट एडवाइस मेरी मदर की तरफ से मिली है, और आज भी देती हैं मुझे। वो इतनी मज़े से वो बात कहती है ना, अक्सर मैं यहाँ पे जब नहीं भी होता फ़ोन पे होता हूँ या कभी कोई बात हो रही है, हर फ़ोन का एंड यही होता है कि ज़िंदगी में रुकना नहीं है, यही ज़िंदगी है। हम्म और हर बार वो मुझे याद कर, जब कभी कह भी रहा होता हूँ ये, जैसे मैं कुछ फंड रेजर्स हैं वो सपोर्ट करता हूँ उनको, जाता हूँ उसमें अक्सर, कभी ज़्यादा जगह भी ट्रैवल करना है तो कभी कभी मैं बोलता हूँ उनको कि अम्मी अभी कल की सुबह की फ्लाइट है, फ़ौरन ही आपको वापस लेकर आती हैं। ये इतनी कोई ज़बरदस्त मोटिवेशन मदर की तरफ से है। म्यूजिक इंडस्ट्री में किसको मैं आइडलाइज करता हूँ? बहुत सारे हैं एक्चुअली, हम्म, लेकिन चले मुझे दो जो ऑरा मुझे वाकई अच्छा लगता है, जो मुझे लगता है कि यार ये एक कैफियत का नाम है, तो वो मुझे आबदा परवीन साहिबा में लगता है। क्या बात। और मुझे वो सबको ही लगता होगा, लेकिन मुझे, मैं बहुत जो है उनको अकीदत से देखता हूँ या सुनता क्या बात, फैन बॉय मोमेंट होगा, हूँ। हाँ, है ना? एक बार पता है उनकी कॉल भी आई थी, मैं बहुत हैरान हो गया था। मेरे लिए मतलब बहुत ही यादगार लम्हा है ना वो। सिंध में, बल्कि फ़ख्र आलम वॉज अ विटनेस फॉर दैट। फ़ख्र आलम ने कोई सिंध फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कराया था। Oh, this was when he was working with Bilawal. हाँ, Yeah. वहाँ पे कराया था। लकीली मुझे भी मौका मिल गया उसमें करने का, और भी आर्टिस्ट थे बहुत, और मैं उसमें सूफी परफॉर्म कर रहा था। हम्म तो क्योंकि वो सिंध फेस्टिवल था, तो वो कहीं टेलीविजन पे भी गा रहा था, उस वक्त लाइव जा रहा था। तो जब मैं अपनी बारी करके नीचे उतरा हूँ, तो मैं वहाँ पॉप बैंड भी लेके गया हुआ था पूरा, और साथ में पूरे कमाल समथिंग 17-18 लोग स्टेज पे, और जो भी हमने एक्ट बनाया हुआ था वो काफ़ी अच्छा किया। और मैं जब स्टेज से उतरा हूँ, तो सिंधी स्टाइल में ना एक बंदा आ गया, अद्दी बात करेंगी आपसे, अद्दी बात करेंगी। तो मैंने कहा "अच्छा।" मुझे, मैं वैनू गुमान में भी नहीं ना कोई, हम्म पता ही नहीं कि कौन। तो ना मुझे पता कि वो भी किसी फेस्टिवल के अंदर आगे आगे मुलाकात होनी है। हाँ खैर उसने 2-3 बार जब मुझे कहा, तो मैंने फ़ोन लिया, तो मैंने कहा जी, तो कहेंगे अली हैदर, मैं आबदा बोल रही हूँ। मैंने कहा जी, आबदा परवीन बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसी हैं? वो फुल फैन मूवमेंट ना, ये वो तो बिल्कुल ही। एंड शी सेड मैं तो बहुत खुश हो गई, आपने ये जो परफॉर्म किया और ये किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं आपको अभी ही कॉल करूँगी। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। इट वाज़ दैट बिग मोमेंट फॉर मी कि यार ये क्या चल रहा है। एंड शी सेड कि मैं किसी और जगह वो शायद परफॉर्म करने वाली थी, हम्म तो मुझे कहती है मुझे हेल्प मी इन दिस, मुझे ये वाला सेटअप चाहिए जो आपने किया था। जो सेटअप मैंने किया था। सो दैट वाज अ बिग ऑनर। और मुझे इसलिए अभी शेयर कर रहा हूँ, कोई ऐसी बड़ाई की बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल ही बौंगा ही गया होगा कुछ। इट जस्ट शी लाइक्ड इट, उनको कनेक्ट हुआ और मुझे कॉल कर ली, जो कि ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा दीवाना था। सो मैं जब भी उनको सुनता हूँ, मुझे थोड़ा सा एक अलग लेवल पे पहुंचता। म्यूजिक आपके लिए क्या मीनिंग रखता है? यार म्यूजिक मेरे लिए जो है वो पीस मुझे नजर आता है म्यूजिक के अंदर। हम्म कभी कभी एंटरटेनिंग भी होता है, वो भी ज़रूरी होता है,
लेकिन म्यूज़िक से मुझे एक कामनेस आती है। अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे बहुत दुनिया के प्रेशर्स या चीज़ें हैं या और रहते हैं, लेकिन सही स्टेट ऑफ माइंड में आपने थोड़ा सा कुछ सुन लिया, कुछ गा लिया, अक्सर मुझे लगता है मैं क्या हो रहा है यार, हाथ में दर्द हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, ये वो फला। 2 घंटे आवाज़ खोली एंड यू नो इट, ओह! ये हुआ था। आप बिल्कुल लाइट हो जाते हैं। Yeah. समथिंग रियली नहीं, इट्स डिफरेंट। music is very soulful और इट इज़। a lot of people find it very meditating also. Sir, and last but not least, what do I want my legacy to be? अली हैदर की legacy क्या होगी? यार लेगेसी तो अभी मैं नहीं समझता कि इतने कोई बड़े-बड़े हो गए हैं। नहीं यार, चीज़ें कुछ भी अगर आपकी याद रह गई ज़िंदगी में लोगों को, तो बस ये बहुत बड़ी बात होती है। और लेगेसी कोई, बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, हमने भी चले जाना है। बेशक सर, वो तो सब नहीं जाना। तो कौन हूँ, क्या नहीं हूँ मैं, राज ये खोलता नहीं हूँ मैं। एक दिन अपने ही दर पर दस्तक दी और फिर खुद ही कह दिया नहीं हूँ मैं। इस टाइप की चीज़ें चल रही हैं। जस्ट ज़रूरत नहीं है इतना आगे की सोचने की। आप जो कर रहे हैं मज़े से करते रहें, हिट हो रहे हैं या फ्लॉप हो रहे हैं, इट डजंट मैटर। इफ़ यू लव म्यूज़िक, डू इट। मर जाएंगे 20 साल के बाद, कोई चीज़ क्लिक हो जाती है, यू देयर। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह द लकी वंस, आप भी मैं भी, हमारे दौर के वो लोग जिन्होंने सरवाइव कर लिया ना किसी भी तरह। लोग नहीं जानते क्या क्या कुछ नहीं गुजरा होगा, या ठीक है। और म्यूजिशियन भी है, ऊपर से स्टाइल में भी रहना है, दुखों के समंदर के अंदर घूम रहे हैं, बेशक। ऊपर से अकड़ नहीं खत्म हो रही, फुल चल रहे हैं ना। सो हम लोग का थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है ना, उस सारे के अंदर रह के लाइफ को बड़ी मुश्किलों से कहीं पहुंचा दिया है। बस याद रख लें, बहुत है। ब्यूटिफुली सेड सर। सर इट्स एन ऑनर। मैं जैसे मैं कहा, मैंने आप लोगों को परफॉर्म करते हुए देखा और आप लोगों के साथ जस्ट टू सिट एंड टॉक। I think one of the reasons why I started this podcast, okay, I could meet my That's such a idols also. मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना एक्साइटेड था जब We've been trying to do this. हाँ, for a हम while. लोग काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे और वो होना ही था। एंड आई एम सो ग्लैड कि बहुत सारी बातें सवाल ही नहीं पैदा होता कि किसी और प्रोग्राम में आप इस तरह से कर लें, जैसे I know. जैसे विद यू, योर ब्रदर, अ ग्रेट सोल, हमेशा ही एक स्माइलिंग फेस, दोनों पप्पू भाई भी लगते हैं वैसे, तो वो एक चीज़ भी है। इट्स एन ऑनर, इट्स ग्रेट, No, बहुत it's अच्छा my लगा। honor. थैंक यू। Please, thank you so much. Really appreciate it. भाईजान अपना ख्याल रखें। प्लीज़ अपने कमेंट्स वगैरह देते रहा करें, बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू इनवाइट पीपल। एक बड़ी लिस्ट आती है सर रोज़ कि जी इनको बुलाएं, इनको बुलाएं। तो जिन लोगों ने अली भाई की थी, आई होप कि आप लोगों ने आज का शो एंजॉय किया होगा। कमेंट्स में हाथ खुला रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पाकिस्तान का ख्याल रखें, क्योंकि यही मुल्क हमारे पास है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।